फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जोफ्रे चौसर के बारे में। जोफ्रे चौसर देखिए एक 14th सेंचुरी पोइट या फिलोसफर थे, ठीक है। तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बात करें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर असिस्टेंट टीचर के एग्ज़ाम्स की, तो उन सब में इनके बारे में पूछा जाता है, चाहे वो डायरेक्टली पूछा जाए चाहे इनडायरेक्टली। हिस्ट्री के बारे में पूछ लिया जाता है इनकी, तो उसमें आपके ये आ जाएंगे, ठीक है। तो वन लाइनर में आपको बहुत जल्दी इसका एक शॉर्ट रिव्यू दूंगी, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स में आप बहुत जल्दी इसकी तैयारी कर पाओ। और इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि वन लाइनर है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है इनका जन्म। इनका जन्म हुआ था 1343 में, ठीक है। तो लंदन में इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं मालूम है, ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, क्योंकि तब इनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। इनकी डेथ हुई थी 25 अक्टूबर 1400, जब इनकी एज थी 56 और 57 के करीब, ठीक है। आगे बात करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चंस फिर भी पूछे जाते हैं, वो है इनके ब्यूरल प्लेस के बारे में। तो इनका जो ब्यूरल प्लेस था वो था पोइट्स कॉर्नर, वेस्टमिनिस्टर एबे, लंदन में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आशा करती हूँ आप इसे याद रखेंगे, नोट कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा इनका पीरियड के बारे में, कि इनका कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे। तो इनकी जो एज थी उसे वो थी लेट मिडिल एज, ठीक है। ऑक्यूपेशन पूछ लिया जाता है कि इनका कार्य क्या था, क्या करते थे। तो पोइट भी थे, फिलोसफर भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे और डिप्लोमेट भी थे, ठीक है। मैंने आपको बताया पोइट भी थे, फिलोसफर भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे और डिप्लोमेट भी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनकी स्पाउस के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनकी शादी किससे हुई थी। तो इनकी जो स्पाउस थी वो थी फिलिप्पा डिरोइट, ठीक है। फिलिप्पा डिरोइट, फिलिप्पा रोइट भी कहा जाता है ना, फिलिप्पा डिरोइट इनका पूरा नाम था। फिर ये किन से प्रभावित हुए। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे प्रभावित हुए। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं वन लाइनर में। आशा करती हूँ आप लिख रहे होंगे, नहीं लिख रहे हैं तो अब भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इसको वीडियो को पॉज कीजिए, प्ले कीजिए और लिखना शुरू कीजिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रभावित थे दांते से, ज्योमी से, बकास्कियो, ओविड, ठीक है। बकास्कियो, दांते और ओविड से ये प्रभावित थे। ये इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर है जो मैं आपको बता रही हूँ। आशा करती हूँ आपको नोट किया होगा। इसके बाद में आ जाता है कि इनके जन्म काल में, जब इनका जन्म हुआ था, इनका जो लाइफ स्पान था, उसमें ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी जो जिनमें इन्होंने भाग लिया या जो इन्होंने देखी थी। तो देखिए जब ये उस दौरान उस युग में थे, मिडिल पीरियड में, तो कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। सबसे पहले तो आप देखिए 100 वॉर हुआ था उस दौरान, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के बीच में, ठीक है। 100 ईयर वॉर हुआ था, तो इस चीज़ को याद रख लीजिए। दूसरी घटना क्या हुई थी, द वॉर ऑफ रोजेस। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें चौथा ऑप्शन लगा दिया जाएगा ऑल ऑफ दीज, और इनमें से 3 उसमें होंगे और चौथा आंसर आपका ये कर दिया जाएगा। लेकिन जो अगर आपको ये पता नहीं होगा कि कौन कौन सी जो इवेंट्स उनकी लाइफ स्पान में हुए थे, तो आप उन चीज़ों को नहीं ध्यान रख पाएंगे। इसलिए चारों घटनाएं याद कर लीजिए। इनमें से 3 के बारे में पूछा जा सकता है, एक भी पूछ ली जा सकती है, या 2 भी, ए और बी के तरह ऑप्शन आपको दे दिए जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिए और इसे नोट कर लीजिए। तो कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। सबसे पहले तो मैंने बताया द 100 ईयर्स वॉर किनके बीच में हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के बीच में। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस दौरान हुआ था। तो 1337 से 1453, ठीक है। 1337 से 1453 में इनका जो 100 ईयर्स वॉर चला था, उसके लिए दृष्टा बने थे। और दूसरी चीज़ थी वॉर ऑफ रोजेस हुआ था। कब हुआ था, 1455 में, और चला कब तक था, 85 और 87 तक। नेक्स्ट, उस दौरान ब्लैक प्लेग की एक बीमारी चली थी, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, ठीक है। प्लेग की बीमारी चली थी 1348 में, जिसे प्लेग कहा जाता है, ब्लैक डेथ के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। चौथी चीज़ क्या थी, द पीजेंट रिवोल्ट, किसानों का आंदोलन हुआ था, ठीक है। द पीजेंट रिवोल्ट कब हुआ था, 1381 में। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है चौसर इज द पोइट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, चौसर इज द पोइट हु सो द रीजन ऑफ थ्री किंग्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने 3 राजाओं का राज देखा था। किन किन का? 3 किंग्स कौन से थे वो भी पूछे जा सकते हैं, तो उनके वो कौन कौन से थे? ही वॉज बॉर्न इन द रीजन ऑफ एडवर्ड थर्ड। ठीक है, जब उनका जन्म हुआ तो किस राजा का राज्य था? एडवर्ड थर्ड का जन्म। लिव्ड थ्रू दैट ऑफ रिचर्ड सेकंड। जब उन्होंने जीवन जिया तो तब उस दौरान कौन थे? रिचर्ड सेकंड का राज्य था। और जब उनकी डेथ हुई तब हेनरी फोर्थ। ठीक है, जब उनकी डेथ हुई उस दौरान किसका राज्य चल रहा था? राज्य किसके अधिकार में था? हेनरी फोर्थ के बारे में। ठीक है, तो 3 राजाओं का राज्य था। जब इनका जन्म हुआ तब थे एडवर्ड थर्ड, जब ये जीवन जिया इन्होंने तब थे एडवर्ड सेकंड, और जिस दौरान जब इनका जीवन जिया तब थे रिचर्ड सेकंड, और थर्ड में हेनरी फोर्थ इनका राज्य था। ठीक है, जब उनकी डेथ हुई। देखिए कई बार अगर आपसे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि एडवर्ड थर्ड का राज्य कब तक रहा, रिचर्ड सेकंड का राज्य कब तक रहा, हेनरी फोर्थ का राज्य कब तक रहा। तो देखिए जो एडवर्ड थर्ड थे उनका राज्य रहा था 1327 से 77 तक। ठीक है, 1327 से 1377 तक रहा था। और रिचर्ड सेकंड का राज्य रहा था 1377 से 1399 तक। हेनरी फोर्थ का राज्य था 1399 से 1413 तक। ये चीज़ें आपके हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और आपको बहुत चीज़ें मैं निकाल कर लाई हूँ जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट का पता चल जाए और आप वन लाइनर की तरह उसे बहुत जल्दी अपना याद कर सकें। ये चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती है, और सही मायने में तो यहीं से ही एग्ज़ाम बनता है इसी तरह के क्वेश्चन से। देखिए चौथी जो चीज़ है वो है ये है कि मैं एक छोटा सा इनका सर्वे बता दूं लाइफ में इनके बारे में। ठीक है, तो वो है जोफ्रे चौसर वॉज द सन ऑफ जॉन चौसर, तो लंदन विंटर डीलर इन वाइन एंड एग्नीस कॉप्टन। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनके पिता का नाम क्या था? जॉन चौसर। इनके माता का नाम क्या था? एग्नीस कॉप्टन। ठीक है, और इसके बाद में आता है लंदन विंटर थे इनके पिता क्या थे? डीलर इन वाइन। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। स्कॉलर बिलीव ही वॉज बोर्न इन लंदन बट द एग्जैक्ट प्लेस एंड ईयर ऑफ हिज बर्थ इज अननोन। In 1357, a teenage Chaucer got the job as a page to the Countess of Ulster। तो देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि जो चौसर थे उन्होंने टीन एज में कौन सी जॉब की थी? तो क्या जॉब की थी उन्होंने? एक पेज की जॉब की थी। कहाँ की थी? काउंटेस ऑफ अल्स्टर के अधीन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है उन्होंने इन 1359 ही जॉइन द आर्मी। तो उन्होंने आर्मी कब ज्वाइन की थी? 1359 में। कौन था उस दौरान? एडवर्ड थर्ड इन्वेडेड फ्रांस ड्यूरिंग द 100 Years वॉर बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ड थर्ड के टाइम पर ये आर्मी ज्वाइन की थी, और क्या चल रहा था उस दौरान? 100 Year वॉर चल रहा था। तो ये चीज़ें आपके आशा करती हूँ अब तक। नेक्स्ट है चौसर फोर्ट इन द इंग्लिश आर्मी। तो किसके लिए लड़ रहे थे चौसर? चौसर लड़ रहे थे इंग्लैंड आर्मी के लिए। किसमें? 100 Year वॉर में। ठीक है, इंग्लिश आर्मी के लिए लड़ रहे थे, इंग्लैंड के लिए लड़ रहे थे। इन 1360 चौसर वॉज कैप्चर्ड ड्यूरिंग द सीज ऑफ रेम्स इन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस। ठीक है, तो इन्हें क्या कर लिया गया था? बंदी बना लिया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। एडवर्ड थर्ड पेड फॉर हिज रैंसम अ कंसिडरेबल सम एंड चौसर वॉज रिलीज्ड। तो किसने रिश्वत दी थी? एडवर्ड ने रिश्वत दी थी चौसर को छुड़ाने के लिए। ठीक है, 16 पाउंड की। और नेक्स्ट आता है इन 1366 चौसर मैरिड फिलिप्पा डिरोइट। देखिए फिलिप्पा डिरोइट से इन्होंने शादी की थी 1366 में। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कब शादी की? 1366 में। किससे शादी की? फिलिप्पा डिरोइट से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ था? जब इन्होंने उनसे शादी की तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, तो सभ्यता के अनुसार चौसर स्टडीड लॉ इन द इनर टेम्पल
एंड इन ऑफ कोर्ट एट दिस टाइम। चौसर ने लॉ की पढ़ाई की इनर टेम्पल में। ही बिकम अ मेंबर ऑफ द रॉयल कोर्ट ऑफ एडवर्ड थर्ड। वो क्या बन गए, एक मेंबर बन गए थे एडवर्ड के कोर्ट में, ठीक है, एडवर्ड थर्ड के कोर्ट में एक रॉयल मेंबर बन गए थे लॉ की पढ़ाई करने के बाद में। ह्यूमन का उन्होंने दर्जा भी प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्या हुआ, इन 1369 में, इन 1369 देखिए अब क्या होता है, अब इनका वर्क के बारे में बात करनी शुरू करेंगे। तो क्या होता है 1369 में चौसर बिगन वर्क ऑन द बुक ऑफ द डचेस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, याद करिए इनका वर्क है द बुक ऑफ द डचेस एंड एलिजी फॉर नोबल वुमन ब्लांच ऑफ लैंकास्टर। देखिए ब्लांच ऑफ लैंकास्टर के बारे की क्या है, ये एक एलिजी है द बुक ऑफ डचेस, ठीक, दैट इज कमीशन बाय हर हस्बैंड, जो उन्होंने उनके हस्बैंड ने लिखवाई थी। इट इज़ कम्प्लीटेड इन 1374। लिखनी शुरू कब करी थी इन्होंने 1369 में, और कंप्लीट कब करी इन्होंने 1374 में। व्हेन हर विडोवर जॉन ऑफ गॉन्ट पेड चौसर फॉर द बुक, जब उनके विडोवर जॉन ने उसके लिए उनको पे किया। इन 1370 चौसर completed his second tour of Picardy in the English army after spending 1 year fighting in France under John of Gaunt। ठीक है, यहाँ तक ठीक आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, उसके बाद में क्या हुआ, इन 1373 चौसर विजिट जेनोवा एंड फ्लोरेंस। ठीक है, तो कहाँ गए थे वो, जेनोवा और फ्लोरेंस में चले गए थे, ठीक है, अपने टूर के लिए। इन दिस इटालियन ट्रिप ही बिकम इनटू कांटेक्ट विद पेट्रार्क और बकास्कियो। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि चौसर पेट्रार्क के कांटेक्ट में कब आए थे। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि पेट्रार्क के कांटेक्ट में चौसर कब आए, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1373 में इनके कांटेक्ट में आए, और उन्होंने ही इन्हें क्या इंट्रोड्यूस, किससे इंट्रोड्यूस कराया, मेडाइवल इटालियन पोइट्री से। किससे, मेडाइवल इटालियन पोइट्री से चौसर को इंट्रोड्यूस कराया। किसने इंट्रोड्यूस कराया, पेट्रार्क ने। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ऑन जून 8 1374 चौसर वॉज अपॉइंटेड टू द लुक्रेटिव जॉब ऑफ कंपेट्रोलर ऑफ कस्टम ऑफ वूल इन द पोर्ट ऑफ लंदन। ठीक है, इन द 12 years ड्यूरिंग विच ही हेल्ड दिस पोजिशन, तो 12 साल तक इन्होंने इस पोजिशन पर काम किया। ही रोट मोस्ट ऑफ हिज पोइटिक वर्क्स, और ज़्यादातर जो वर्क्स किए इन्होंने इसी दौरान लिखे। कब, 1374 के आने वाले अगले 12 साल में, क्योंकि 12 साल तक उन्होंने 1374 को उन्होंने वहाँ जॉब शुरू की थी, और 12 साल तक वहाँ जॉब भी कितने साल तक की, 12 साल तक वहाँ उन्होंने अपनी जॉब की थी। उसके बाद में क्या हुआ था, ड्यूरिंग 1375 चौसर बिगन वर्क ऑन द पोएम एनिलिडा एंड आर्काइड। ठीक है, एनिलिडा और आर्काइड के इन्होंने वहाँ पर लिखी। कब लिखी, 1375 में। लाइक मोस्ट ऑफ चौसर्स वर्क्स इट्स इम्पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट डेट एट विच द पोएम वॉज रिटन। स्कॉलर्स बिलीव्स द पोएम वॉज कंपोज्ड इन द लेट 1370s। ठीक है, पक्का नहीं है किसी का भी कि कब उन्होंने ये वर्क्स किए थे, क्योंकि देखिए कोई इंसान जब कोई वर्क कर रहा होता है तो उसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन जब उनकी एक प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है तब पता चलता है लोगों को, और इसी दौरान ही ये सब हुआ। बाद में उन्हें प्रसिद्धि मिली, लोग उन्हें जानने लगे, उनके एग्जैक्ट डेट के बारे में पता चलने लगा। आगे बढ़ते हैं। इन 1377 किंग एडवर्ड थर्ड डाइट। देखिए 1377 में, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि 1377 में किंग एडवर्ड थर्ड की डेथ हो गई थी। हिज ग्रैंडसन रिचार्ड सेकंड टुक द थ्रोन। ठीक है, और उनका जो पोते थे रिचार्ड सेकंड, उन्होंने क्या है, राज्य को संभाल लिया था। ही वॉज द नेफ्यू ऑफ चौसर्स पॉलिटिकल पैटर्न जॉन ऑफ गॉन्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि जो चौसर थे उनके पैट्रोन के बारे में देखें। पॉलिटिकल पैट्रोन कौन थे, जॉन ऑफ गॉन्ट थे। तो ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपको पता होगा तो
एग्ज़ाम फेस करने में आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें आगे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और वो है क्रिटिकल ओपिनियन अबाउट चौसर। कुछ लोगों ने चौसर के बारे में बहुत सी अलग अलग विचार अपने प्रकट किए हैं, वो उनके बारे में क्या समझते थे। तो ये जो कोटेशंस है आ जाती हैं, ये जो ओपिनियन है वे एग्ज़ाम्स में पूछ ले जाते हैं कि कौन सा ओपिनियन किसके द्वारा कहा गया है। आपको ओपिनियन दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये क्रिटिकल कमेंट किसके द्वारा की गई है, या फिर आपसे कमेंट दे दी जाए और उसके राइटर के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो मैं बहुत शॉर्ट में आपके लिए ये चीज़ें लेकर आई हूँ, आशा करती हूँ आपको याद आएगी। ठीक है, एग्जाम्स के टाइम। तो देखिए क्या है, सबसे पहली कोटेशन है जीके चेस्टरटन की। उन्होंने कहा था चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। तो देखिए कोटेशन क्या है आपकी, कोटेशन है चौसर इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। तो ये कही गई थी चेस्टरटन के द्वारा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है मैथ्यू आर्नल्ड की। देखिए मैथ्यू आर्नल्ड बहुत अच्छे एक राइटर रहे हैं और उनकी कोटेशन भी इसी वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो चौसर को के बारे में क्या विचार रखते थे। विद हिम इज़ बॉर्न आवर रियल पोइट्री। ठीक है, विद हिम इज़ बॉर्न आवर रियल पोइट्री, ये किसके द्वारा कहा गया था, मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा कहा गया था। देखिए जो चौसर थे उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ राइम रोयल भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें राइम रोयल से इंट्रोड्यूस्ड कराया था। राइम रोयल एक पैटर्न होता है 7 स्टेंजा का, 7 लाइन स्टेंजा का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली कोटेशन फिर मैथ्यू आर्नल्ड की आती है। वे कहते हैं मैथ्यू आर्नल्ड इनके बारे में चौसर्स पोएट्री ओवर, उन्होंने कहा चौसर्स पोएट्री ओवरलैप्ड द हाई एंड एक्सीलेंट सीरियसनेस which Aristotle assigns as one of the grand virtue of poetry। ठीक है, नेक्स्ट जो कोटेशन उनकी आती है वो आती है चौसर के बारे में लोवेल की। लोवेल क्या कहते हैं उनके बारे में, लोवेल कहते हैं चौसर फाउंड हिज नरेटिव टंग, चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग अ डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। वो कहते हैं कि चौसर ने जब इस भाषा को पकड़ा तो वो एक देसी भाषा थी और उसे नेटिव टंग को यानी अपनी देसी जो ज़बान थी उसे एक डायलेक्ट बना दिया, उसे एक तरह से आम बोलचाल की भाषा बना दिया और लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, और इसे एक भाषा बनाकर छोड़ा। यानी उसे इतना परिष्कृत कर दिया कि सबसे पहले तो वो एक देसी भाषा थी जिससे उन्होंने एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अगली बात कहते हैं लोवेल, दोबारा से इन्हीं की कोटेशन आती है चौसर इज़ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश स्टोरी टेलर इन वर्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 और 4 स्टोरी टेलर। देखिए चौसर को लोवेल ने कहा था कि ये दुनिया में पाए जाने वाले 3 या 4 बेस्ट स्टोरी टेलर में से एक है। देखिए इनकी एक वर्क आता है कैंटरबरी टेल्स, जिसमें 24 स्टोरी है, प्रोस में है, और ये 29 पीपल्स के बारे में उसमें बात करते हैं। बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है, बहुत अच्छा वर्क है इनका, और यही लोवेल इनके बारे में कहना चाहते हैं। ड्राइडन की नेक्स्ट कमेंट आती है ड्राइडन की। ड्राइडन कहते हैं चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, विद ओविड एंडेड द गोल्डन एज ऑफ द रोमन टंग, फ्रॉम चौसर द पोएट्री ऑफ द इंग्लिश बिगन। वो कहते हैं कि जो इंग्लिश पोएट्री थी वो चौसर से शुरू हुई थी, वो इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहते हैं। देखिए ये भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़रूरी है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कहा था, तो ड्राइडन ने कहा था इनको। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट आती है कि ड्राइडन फाउंड इन चौसर्स कैरेक्टर्स हियर्स गॉड्स प्लेंटी। वो कहते हैं कि आपको जो विभिन्नता देखने को मिलेगी ना ईश्वर की, वो इन्हीं के वर्क में देखने को मिलेगी। कौन कहते हैं, ड्राइडन। नेक्स्ट कमेंट आती है विलियम ब्लेक की। विलियम ब्लेक प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स के बारे में कहते हैं एज न्यूटन नंबर्ड द स्टार्स एंड एज लिनस नंबर्ड द प्लैनेट्स, सो चौसर नंबर्ड द क्लासेस ऑफ मैन। ठीक है, विलियम ब्लेक ने कहा था कि न्यूटन ने जिस तरह से स्टार्स को नंबर दिए हैं, लिनस ने जिस तरह से प्लैनेट्स को नंबर दिए हैं, चौसर ने क्लासेस ऑफ मैन को नंबर दिए हैं।
अगली कमेंट आती है मैसफील्ड की। मैसफील्ड कहते हैं चौसर इज अ ग्रेट रेनेसेंस जेंटलमैन मॉकिंग इन मिडिल एजेस। मैसफील्ड कहते हैं कि चौसर वो एक ऐसे रेनेसेंस के जेंटलमैन है जो मिडिल एज पर मॉक करते हैं, उपहास करते हैं, हास्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये लाइन है स्पेंसर द्वारा लिखी गई, जो कुछ इस तरह से है। डॉन चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अनफील्ड ऑन फेन एटर्नल ब्रेडरोल वर्दी टू बी। नेक्स्ट कमेंट्स है फ्लेड, सॉरी, ये पूरी जो कोटेशन है ये लिखी गई है स्पेंसर के द्वारा। ठीक है, ये पूरी जो कोटेशन है आपकी ये स्पेंसर के द्वारा ही लिखी गई है। और कोटेशन है डॉन चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अनफील्ड ऑन फैनीज एटर्नल बेडरोल वर्दी टू बी फील्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग हु मेड हिज म्यूजिक हेयर ब्लो। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशंस थी जो इनके बारे में कही गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इनके वर्क्स के बारे में। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनकी समरी मैं आपको बताऊँगी छोटे छोटे से पैराग्राफ में, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि इनके किस वर्क्स में इन्होंने क्या कहा है, वो किस बारे में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।